नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में बात करेंगे। मेंस 2023 जो हमारी मार्च में प्रस्तावित है। इस मुख्य परीक्षा की कुछ अब विशेष बातें हो गई हैं इसके बारे में। पहला तो सिलेबस की, पुराने सिलेबस की अभी आखिरी एग्जाम है। दूसरा, इसमें जो एक नया 5 मार्कर जो एक पेज दिया है कंप्लीट, उसको कैसे डील करें कि वे एक फुल पेज में 5 मार्कर को कैसे लिखें। अब इशू ये है कि पूरा अगर हम लिखते हैं, जैसे इसमें क्या है कि कुछ पूर्व धारणाएं हम लोगों ने बना रखी है। जैसे पहली धारणा तो ये है कि जितना भी स्पेस कॉपी में है या उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए दिया है उसको पूरा भरने का प्रयास करें ताकि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसा लगे कि इन्होंने बड़ा उत्तर लिखा है, ज़्यादा लिखा है, या इनको कुछ मतलब कंटेंट ज़्यादा आता है, या इन्होंने ठीक ठाक इस उत्तर को लिखा है। क्योंकि जैसे ऐसा देखा गया है, खूब इस तरह के उदाहरण है कि मान लो पहले भी जैसे 6 मार्कर आता था, है ना, 2018 तक 6 मार्कर आता था, तो उसमें बच्चे 2 पेज भर के आते थे। किसी में एक भी भरते थे, बट ज़्यादातर 2 पेज भरते थे क्योंकि उसमें क्वेश्चंस प्रिंटेड नहीं आते थे, तो फिक्स स्पेस नहीं रहता था, तो 2 पेज भरते थे। जबकि उतना कोई सेंस नहीं था, उसमें भी शायद 100 वर्ड्स और ऐसी लिमिट थी। अब आज हम 11 मार्कर में 2 पेज भरते हैं जिसमें 200 लिमिट है, उसके लिए 2 पेज दिए जाते हैं। तो एक तो ये धारणा कि पूरा करना है ना, पूरा भरना है ताकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा पड़े, या अगर इस पे एडवांटेज मिलता होगा तो हमको भी वो एडवांटेज मिले। क्योंकि देखो, ये तय है कि या तो पूरे ही लोग वही जो 60 या 70 की जो शब्द सीमा दी है उसका पालन करें। अब पहले क्या था कि फिक्स स्पेस था तो उतना ही लिखना पड़ता था और उसमें इतने से ही शब्द आते थे। कुछ लोग वहां भी थोड़ा छोटा छोटा लिख के और ज्यादा लिखने की कोशिश करते थे। तो एक तो ये चीज है कि पूरा भरना है। दूसरा ये भी है कि जैसे अगर पूरा भरते हैं और ज्यादा शब्द लिखते हैं तो 2 इश्यूज हैं। क्या? पहला तो टाइम ही कम पड़ता है, इतना लिखो तो समय अपने आप ही पीछे के सवाल छूटते हैं, और छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रश्न में मतलब आते हुए छूटना तो बहुत ही गलत है, वो तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और किसी भी प्रश्न में हाईएस्ट नंबर, जैसे 3 में से 3 आते हैं खूब, 5 मार्कर में बहुत मुश्किल से 3, 3.5 से ऊपर देता है वो, नहीं तो ये लिमिट है। ऐसे ही 11 मार्कर में 6 से 7 के बीच में लिमिट है, बाकी वो बहुत ज्यादा आंसर नहीं देता है। अगर साइंस और इस तरह के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो, साइंस मैथ्स और इनको छोड़ दिया जाए तो इनमें जरूर थोड़े ज्यादा नंबर आ जाते हैं, पर बाकी सामान्य प्रश्नों में और सामान्यतः ऐसा होता है। तो एक प्रश्न को कितना भी अच्छा लिखो, एक लिमिट है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। सब चेकर भी अपने अपने अनुसार चेक करते हैं और लिखने वाले भी अपने अपने अनुसार लिखते हैं। तो एक प्रश्न में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो अगर एक प्रश्न में हम कितना भी लिखें, ज्यादा स्कोर तो नहीं होगा, है ना। स्कोर लगभग वो का वही रहेगा, सेम रहेगा, और ज्यादा लिख भी नहीं सकते क्योंकि समय सीमा तय है। तो अगर हमने एक प्रश्न में, एक उत्तर में ज्यादा समय लगाया तो पीछे के छूटेंगे। दूसरी बात, एक ये बात भी है कि जब हम ज्यादा शब्द लिखते हैं, जैसे कई बच्चे यहाँ आते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े उत्तर वो लिखते हैं और ज्यादा वर्ड लिखते हैं, तो उनका जो कंटेंट होता है ना, वो नो डाउट डाइल्यूटेड होता है। मतलब थोड़े कंटेंट में ज्यादा दम नहीं रहती है, एक सटीक कंटेंट उनका नहीं आता। आप भी थोड़ा आप भी ये विचार करके देखो, थोड़ा सोच के जब लिखते हैं तो अच्छा उत्तर बनता है।
और जब बहुत जल्दी में लिखते हैं तो फिर सामान्य सा उत्तर हम लिख देते हैं। तो इन दोनों तीनों चीजों के चलते हुए अभी 5 मार्कर चुनौती बना हुआ है। इसमें 5 मार्कर चुनौती बना हुआ है कि एक पेज है पूरा और उसने बोला है 60-70 शब्द लिखे, 60 शब्द लिखे या 5-6 लाइन में उत्तर दे, और खूब बड़ा चौड़ा भी पेज दिया है और लंबा भी पेज दिया है। तो ये मेन चीज है, ये मेन इशू है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि 5 मार्कर को कैसे हैंडल करें। सिलेबस का लास्ट है तो लगता है जैसे ये जरूर लगता है 2022 का जो अनुभव रहा है ना कि पेपर 3 इजी पूछेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ये सामान्यतः माना जा रहा है कि सिलेबस में जो चेंज हुआ है वो पेपर 3 की वजह से हुआ है, और 3 में ही उन्होंने पेपर को 3 वाले जो टॉपिक है उनको लगभग हटा दिया है या कम कर दिया है। तो ये इजी आने की संभावना है, ठीक है, पेपर 3, ताकि लास्ट में ज्यादा परेशानी ना हो बच्चों को, है ना। दूसरा, पेपर 1 उन्होंने टफ ही दिया था, 2 भी कुछ पार्ट 1 के और 2 के टफ थे, तो कहीं ना कहीं मेंटेन तो करेगा, ठीक है। तीसरा कि सवालों का थोड़ा लेवल एनालिटिकल है, सोचने जैसे सवाल थोड़े से आ रहे हैं, और जो हिट टॉपिक है जहां बार बार प्रश्न आते हैं तो पूछ तो वहीं से रहा है लेकिन थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, डेप्थ में पूछ रहा है, तो उन जो एकदम माननीय टॉपिक है उनको अच्छे से करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये तो सिलेबस के बारे में बहुत संक्षेप में बात हुई कि सिलेबस में इस बार इस तरह का हो सकता है, पेपर 3 इजी आ सकता है, कोई और पेपरों में खूब कहीं ना कहीं खूब घुमाएगा ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। जो हिट टॉपिक है जहां से हमेशा आते हैं उनमें थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, थोड़ा एनालिटिकल जा रहा है, एनालिटिकल सवाल थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। अब हम जो मेन मुद्दा है आज के सेशन का वो है 5 मार्कर को कैसे हम डील कर सकते हैं, उसका हम विचार करते हैं, ठीक है। कि 5 मार्कर में जैसे मानो ये पूरा पेज है और 5 मार्कर में कुछ लिमिट्स हैं, अगर हम यहाँ लिमिट लिख दें तो लिमिट ये है कि उसने कहा है 5 से 6 लाइनें लिखें या 60 शब्द लिखें, और एक लिमिट उसने दी है कि पूरा पेज दिया है, और हमारे मन में ये कैसे फिट है, ये कॉन्सेप्ट फिट है कि यार लाइन कैसे खाली छोड़ के आए तो कुछ ना कुछ तो पूरा पेज भरा हुआ दिखे। ये इन लिमिटेशन के साथ हम 5 मार्कर को कैसे डील कर सकते हैं। देखो, जो पुराना अनुभव है और जो बच्चे अभी कर रहे हैं उस आधार पर ऐसा कि शब्द उतने ही रखते हुए हम पूरा पेज कवर कर सकते हैं। जैसे अब अगर एक पेज है तो इंट्रो और कंक्लूजन बनता है, मतलब लिख सकते हैं। पहले अपन बिल्कुल मना करते थे कि आप 5 मार्कर में इंट्रो कंक्लूजन ना लिखें, लेकिन अब इंट्रो कंक्लूजन मतलब हाँ हम लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन का इंट्रो कंक्लूजन लिख सकते हैं। पहले भी चाहे कितने ही मना करते हुए लेकिन 1 लाइन का तो 5 मार्कर में इंट्रो लिखते थे सामान्यतः, ठीक है। तो अब इंट्रो 2 लाइन तक लिख सकते हैं, और वही इंट्रो को अब जैसे 2 लाइन तक तो खूब लिख दो, लेकिन इंट्रो को सरल बनाने के लिए या बहुत जल्दी इंट्रो लिख लें, इसके लिए कुछ चीजें तय की जा सकती है, जैसे उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स रिकॉल करके और उनको कैसे भी जोड़ तोड़ करके फैक्ट लिखा जा सकता है ना। उसके बारे में फैक्ट, किसी राजा का नाम आया तो कुछ ईयर याद हुआ, कुछ उपाधि याद हुई, कोई प्रमुख चीज याद हुई जो उस सवाल में नहीं पूछा है और उसके साइड से है। मान लो किसी ने उपलब्धियां पूछी तो उसकी कोई फैक्चुअल नॉलेज है ना, वो नॉलेज अपन ने, किसी ने कार्य पूछे उसके तो उसके बारे में जनरल जानकारी जो भी है, तो उस सवाल में जो जानकारी नहीं पूछी है उसके इतर, उसके अलग कोई भी फैक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको जल्दी लिखना पड़ेगा, इसलिए हम बोले कि बहुत शानदार इंट्रो लिखे, ऐसा नहीं, क्योंकि शानदार इंट्रो बनाने में समय लगेगा। तो आप बहुत ज्यादा इस तरह का ना करें कि बहुत ही गजब इंट्रो लिखें, तो इसमें तो समय लगेगा, ठीक है। तो इंट्रो इजी लिखें, सरल लिखें और जल्दी लिखें। और एक प्रभावी बनाने के लिए एक नियम बना सकते हैं कि इसमें फैक्ट इंक्लूड कर दें,
ठीक है, तो इंट्रो लगभग ठीक ठाक हो जाए और कैसे भी करके 1, 1.5, 2 लाइन तक ले आए। 1.5 लाइन तक तो बहुत ही बढ़िया, 1.5 लाइन तक तो बहुत ही सही। ठीक, अब कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के लिए भी यही चीज है कि बहुत ज्यादा सोचा नहीं जा सकता कंक्लूजन पे। जो सामान्यतः यहाँ आर्ग्यूमेंट आपने दिए हैं, जो यहाँ पर कंटेंट लिखा है, टॉपिक लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं, उन्हीं को कंक्लूड करके एक फ्यूचरिस्टिक, मतलब जैसे जनरली ये देखा जाता है कि कोई योजनाएं लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ जो कीवर्ड्स चर्चा में है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स खूब लिंक करते हैं लोग, जैसे अभी नई है विकसित भारत एट 2047, इससे लिंक कर सकते हैं, जैसे अमृत काल, ठीक है, तो इससे लिंक कर सकते हैं। मतलब कुछ भी चीजें, जो मध्य प्रदेश का कोई विशेष घटना उससे लिंक हो रही है तो एमपी कनेक्शन ला सकते हैं, एमपी कनेक्शन बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम यहां ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन को, निष्कर्ष को यहां ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो कंक्लूजन भी इजी बनाए, इजी, ये भी इजी बनाए ताकि जल्दी लिख सके, और ये भी इजी बनाए ताकि जल्दी लिख सके। मतलब इजी किसकी तुलना में? 11 मार्कर की तुलना में। 11 मार्कर आपको ठीक से इंट्रो, ठीक से कंक्लूजन लिखना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा सवाल होता है और उस पर ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसको एंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब रही बात बीच में, तो बीच में बहुत सारी लाइनें और बहुत सारा एरिया फिर भी बचेगा। तो जैसे मान लो कोई भी सवाल आया कि भ्रष्टाचार के कारण बताइए, मान लो करप्शन के बारे में सवाल आया, तो जैसे करप्शन को डिफाइन कर दिया, है ना, ये इंट्रो में आ जाएगा, और कॉजेज या रीजन, तो कारण। तो हम ये कर सकते हैं कि शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में, जैसे भ्रष्टाचार के कारण, तो मान लो कोई भी लाल फीताशाही, रेड टेपिस, है ना, या और भी जैसे कानूनों का, लॉ प्रोसेस का थोड़ा सा शिथिल होना, कानूनों का शिथिल होना, जो भी है ना, इस तरह की चीजें, जैसे निगरानी, है ना, लोगों में जागरूकता, है ना, मॉनिटरिंग, ठीक है, अवेयरनेस का स्तर, या पीपल पार्टिसिपेशन। तो ऐसे, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 या 2 शब्दों में आंसर लिखा जा सकता है, ताकि बहुत ज्यादा वर्ड ना है, सेंटेंस ना बनने पड़े, है ना। और अगर मान लो कुछ एग्जाम्पल देना है, जैसे आरटीआई, है ना, या इस तरह का, या सेकंड ARC में ऐसा लिखा है, तो ये ब्रैकेट में इस तरह के वर्ड्स या एग्जाम्पल ऐड किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, संक्षेप में पॉइंट बनाए, बहुत शॉर्ट में, और केवल कीवर्ड लिखें, जो हम शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बार बार बोलते हैं कि भाई की टर्म्स, की वर्ड्स ही लिखें, की टर्मिनोलॉजी ही लिखें आंसर में, और ब्रैकेट में आपको जो भी फैक्ट, जो भी एग्जाम्पल देना है वो ऐड कर दें। तो इससे क्या होगा, एक उत्तर ऐसा दिखेगा कि शब्द भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा कितने हो जाएंगे, 70-80 हो जाएंगे, 60 बोला है तो 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं लगेगा, और उनको पढ़ने में भी इजी है, और कुछ 1-2 फैक्ट दिख जाएंगे तो ऑथेंटिसिटी भी गजब। तो इस तरह से पहला तरीका ये हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि शब्द बचाएं, है ना, और की टर्म्स लिख के, जैसे कई बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, उस तरह से, तो की कुछ टर्म्स लिख के उस टॉपिक्स पे और फिर निकल जाए, और इस तरह से टर्म्स यूज करें कि स्वतः ही वो समझ में आ रही हो कि हाँ, इसका ये कारण है या ये इसका प्रभाव है। तो पहला, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं, पहला मेरा है कि संक्षेप में लिखें, चाहे पॉइंट 6-7 लिख दें, है ना। तो इंट्रो, कंक्लूजन, बीच में 6 या 7 पॉइंट, तो लगभग वो पेज कवर सा दिखेगा। पहला तो ये, ठीक है, कि लगभग वो पेज हमको कवर सा दिखेगा, ठीक है ना। तो पेज भरा भरा पूरा दिखेगा इंट्रो और कंक्लूजन के साथ। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा प्रोसेस कि कुछ भी, वही इंट्रो कंक्लूजन तो है ही है ना। दूसरा प्रोसेस, इंट्रो कंक्लूजन तो आएगा ही आएगा,
है ना, कुछ भी इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे पहला तो क्या कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत स्कोप होता है मैप बनाने का। मान लो पार्शियली मैप, है ना, चाहे इंडिया का चाहे एमपी का, पार्शियली, फुली, और कुछ भी चीजें जैसे हिस्ट्री में तो उनका एक्सपेंशन, है ना भाई, एक्सपेंशन दिखा सकते हैं यहाँ पॉइंट बता बता के, ठीक है, कुछ रूट्स बता सकते हैं, है ना, कुछ भी जैसे यूनानी और जो फारसियन और जो भी संबंध रहे, है ना, उनका किसी के अभियान ये बता सकते हैं। तो और ज्योग्राफी में तो आपको पता ही है कि मैप का उपयोग होता ही है। हिस्ट्री में एक और चीज ले सकते हैं, क्रोनोलॉजी, ठीक है, कि इसके एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस तरह का एक क्रोनोलॉजी हमेशा होता है, हमेशा लिंक। जैसे अभी कल ही डिस्कशन हो रहा था बच्चों से कि एग्रीकल्चर जो कृषि है ना, वो कैसे प्रभावित हुई ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, है ना, ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारतीय कृषि पर कैसे प्रभाव पड़ा। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखते हैं, ये तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव था ही, लेकिन जैसे ब्रिटिश का कोई भी प्रभाव अगर अपन को देखना है ब्रिटिश काल का, तो उन कई किताबों में, नोट्सों में 3 चरण बांटे गए हैं इनके, है ना, शोषण के, वाणिज्यीकरण के, है ना, किसी भी तरह से। तो पहला तो 1757 से और 1813, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो लगभग पहला तो ये है, जिसमें शायद ये ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। दूसरा 1813 से 58 है शायद, 1858, ठीक है, जिसमें उद्योग पे, इंडस्ट्री पे ज्यादा बल था, यहाँ ये ट्रेडर्स थे, है ना, मेनली। और फिर है 1858 टू ऑनवर्ड, मतलब 1947 लेट से। तो ये शायद फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट या कैपिटलिस्ट जैसा वो था कि ये निवेश करते थे और वहां से बहुत ज्यादा यहाँ से ब्याज और ये सब देना पड़ता था, ब्याज, रिटर्न और ये सब। तो किसी भी चीज को, चाहे एग्रीकल्चर को भी हम इन तीनों में बांट के देख सकते हैं। कोई भी अगर वो इंडस्ट्री पूछे तो इंडस्ट्री में भी हम बांट के देख सकते हैं। इवन वो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पूछे तो भी इन तीनों चरणों में, चूंकि उनकी पॉलिसी अलग रही है, ठीक है, उनकी नीतियां अलग रही हैं, तो उन नीतियों का वास्तव में प्रभाव हर क्षेत्र पे पड़ा है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, है ना, राजनीतिक हो, जैसा भी, ठीक है। तो इन तीनों को बांट के हम वहां पर देख सकते हैं। तो ऐसा सभी लगभग कुछ टॉपिक होते हैं जिनको हम कुछ टर्म्स में ब्रेक, मतलब संक्षेप में कर लेते हैं। जैसे कल या परसों एक डिस्कशन था, तो मैंने एक बच्ची क्लास में पूछा कि वो था कि सवाल था डेमोक्रेसी और पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब लोकतंत्र और जन भागीदारी का संबंध से रिलेटेड सवाल था। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो ये 5 मार्क करें, अब मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर देता हूं आपको और मैं यहां लिख देता हूं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब बताओ इन तीनों पॉइंटों पे आप क्या लिखोगे। तो सही सोचा, एक बच्ची ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। जैसे उसने ये बोला कि सर हम जैसे डेमोक्रेसी के 3, तो इंडियन डेमोक्रेसी में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट आ सकती है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और पीपल या सिटीजन आ सकते हैं, ठीक है, कि 3 मेन पार्ट्स बन सकते हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को लगभग प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सही है या गलत है या पार्शियली सही है, पर ये मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इस तरह का सोच के चाहे ज़्यादा प्रभावी नहीं, थोड़ा कम प्रभावी भी बना देते हैं ना, तो भी उत्तर में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग लिखी बड़ी मुश्किल से पाते हैं, है ना, उत्तर लिखना ही बड़ी दिक्कत की बात है, और पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो उसमें अगर कुछ हमने 10-15 सेकंड में अगर कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया तो आंसर अलग ही लगता है अपना। तो वैल्यू एडिशन का तो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की चीजें अब इस तरह की क्रिएट तो की जा सकती हैं, लेकिन क्रिएट कैसे करें या अभ्यास कैसे करें। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये था, मैं उसको अभ्यास पे अपन आएंगे कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट करें,
वैल्यू एडिशन के लिए हम कुछ ना कुछ तो क्रिएट करें, चाहे मैप क्रिएट करें, चाहे फ्लो चार्ट क्रिएट करें, चाहे इक्वेशन क्रिएट करें। जैसे ये ट्राइंगल हमने लिंक ही बनाया ना कि भाई 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉइल का कल ही हम डिस्कस कर रहे थे सॉइल का, तो एक बच्चे ने बहुत शानदार बनाया कि सॉइल में सर स्ट्रक्चर, संरचना, प्रोसेस, प्रक्रिया और टाइम। अब एक्चुअली ये त्रिक नियम है, ठीक है उसका, लेकिन उन्होंने इसको सॉइल में चिपकाया तो बिल्कुल सही है। वो कोई मतलब गलत इसको नहीं कर सकते, वो ज्यादा प्रभावित ना भी हो इसको देख के चेकर उछले ना, तब भी वो बहुत नंबरों के लिए इसको कंसिडर करेगा और कुछ ना कुछ उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, अपना स्पेस भी भर गया है कि जो खाली जगह है वो भी ये डायग्राम आने से काफी कुछ बढ़ जाएगी, तो अपना और वर्ड भी नहीं बढ़ रहे। तो इन मैप, फ्लो चार्ट, इक्वेशन भी कुछ भी अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हुई, मान लो फूड सिक्योरिटी ही ले लेते हैं, है ना, फूड सिक्योरिटी खूब बनाते थे बच्चे। जैसे ये क्यों स्टार्ट हुआ था, जैसे सेकंड ARC में उसने करप्शन की इक्वेशन दी थी, सेकंड ARC में ही ये लिखा था कि करप्शन की कुछ इन्होंने इक्वेशन दी थी, मोनोपोली डिस्क्रेशनरी पावर माइनस अकाउंटेबिलिटी। करप्शन बराबर एकाधिकार, विवेकाधीन शक्तियां माइनस जवाबदेहिता। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो दिस लीड्स टू करप्शन, कि वहां भ्रष्टाचार होने की पर्याप्त संभावनाएं रहती, ठीक है। तो ये तो सेकंड ARC में जब इस तरह की इक्वेशन, तो लोग जोड़ने लगे। अब क्या ही इक्वेशन है ये, करप्शन जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो मेन निर्धारक है उनको आपस में लिंक कर दिया है। तो आप किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा उसको निपटाने की बजाय थोड़ा सा विचार करके उस पर सोचेंगे, तो इस तरह के वर्ड आपको याद आएंगे और आप निकाल पाओगे और आराम से बना पाओगे आप। और अब बनाना मजबूरी होगी। चलो पहले तो ठीक है, 5 मार्कर में 11, 3 मार्कर में तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, 11 मार्कर में भी 2 पेज है तो ठीक है, भर ही देते हैं लिख लिख के। पर अब जो 5 मार्कर में 1 पेज है, तब तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम कुछ ना कुछ तो उसमें वैल्यू एडिशन दें। और अगर ये 2024 में कंटिन्यू रहा मतलब 1 पेज ही दिया, और ये पूरी संभावना है क्योंकि 7 नंबर का है तो 1 पेज तो देंगे, चाहे वो 60 ही शब्द लिखे उस पर 1 पेज तो पूरी संभावना है कि देंगे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर का है तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है। तो यही 1-2 तरीके हैं जिनसे हम 5 मार्कर को डील कर सकते हैं। पहला, जिनकी बहुत अच्छी स्पीड है, जो पूरा भर सकते हैं, कुछ लाइनें छोड़ के भर सकते हैं, तो वो भरा दिखा सकते हैं वहां। लेकिन हम हो सकता है शब्द सीमा उल्लंघन हो जाए। हालांकि मैंने कोई ऐसा केस आज तक नहीं देखा कि सामान्य शब्द सीमा का उल्लंघन हुआ हो तो कोई नंबर कटे हो। मतलब सामान्य मतलब 60 शब्द के लिए बोला है तो अपन ने 80 तक लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि अपन ने 60 की जगह 200, 150 लिख दिए, तो अब स्वाभाविक अपना ही आगे सवाल छूटना है। पर हम ऐसा माने कि भाई कल्पना करें, ठीक है, किसी की बहुत अच्छी स्पीड है और वो लिख सकता है, तो ठीक है, वो मतलब उस तरह से पॉइंट बना के लिख सकता है, पर वो बहुत कठिन प्रोसेस है, ठीक है। और उसमें मतलब एक तो इतनी स्पीड बढ़ाना बहुत कठिन है, और दूसरा उस तरह के शब्द लिखे तो सवाल भी थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है और बहुत लेंथी हो जाता है, तो चेकर भी इरिटेट होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, जिसमें आप 5 मार्कर में कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा। मतलब आप दिमाग में 23 वाले तो बस इतना है, थोड़ा दिमाग में इस बात को रखें, और जहां स्वाभाविक रूप से बन रहा है, ठीक है, वहां आप इसको बनाने से ना चूकें। तो अब करना क्या है, पहला तो देखो, अभी मैं भी खूब अच्छे से अवेयर हूं, मैं चाहे आप कुछ भी बोल दूं कि 2023 में बहुत कम समय बचा है, ठीक है, टाइम तो बहुत ही कम है। तो जब हम टेस्ट या अपनी किसी भी जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान ही उस टॉपिक पर थोड़ा सा रुक के, ठहर के, चिंतन करके, है ना, उस पर थोड़ा सा थॉट डेवलप करके, चिंतन करके, और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन सोचें। अपन कुछ ना कुछ तो सोचें कि यार अगर ये मान लो ये सिचुएशन 5 मार्कर में आएगी तो मैं क्या
इसमें कर लूंगा या क्या बना लूंगा। और वो वैल्यू कुछ भी आपस में शब्दों में लिंक हो सकता है, प्लस माइनस में, जिसको हम सामान्यतः इक्वेशन बोलते हैं कि भाई ऐसी इक्वेशन बना दे अपन, शब्दों में लिंक हो सकता है। क्रोनोलॉजी हो सकती है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। फ्लो चार्ट या प्रोसेस हो सकता है कि फर्स्ट लीड टू सेकंड, सेकंड लीड टू थर्ड एंड थर्ड अगेन लीड्स टू फर्स्ट, मतलब पहले से दूसरा है, दूसरे तीसरा, और तीसरा इसको फर्स्ट को दोबारा प्रमोट करता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में भी खूब विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी हम पढ़ते हैं, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का दुष्चक्र खूब पढ़ते हैं। और कई पॉजिटिव भी पढ़ते हैं, जैसे मान लो जन सहभागीदारी में ये खूब बढ़िया बना सकते हैं कि जन सहभागीदारी जितनी बढ़ेगी उतना ही स्वशासन स्थापित होता जाएगा, या लोकतंत्र सशक्त होता जाएगा। तो फ्लो चार्ट ले सकते हैं, मैप है ना, मैप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह के ट्रायंगल या पिरामिड जैसी सिचुएशन, पिरामिड भी कई, जैसे हम पंचायतों में पिरामिड बनाते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सवालों में पिरामिड बनाते हैं, है ना। ट्रायंगल कोई भी 3 शब्दों में अगर लिंक है तो वैसा ट्रायंगल अपन बना सकते हैं, ठीक है। कई बार हम चरणों में बांट देते हैं, फेजेस में, 3 चरण, जैसे मैंने बोला आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ऐसे ही हेल्थ में प्रिवेंटिव हेल्थ और क्यूरेटिव हेल्थ, मतलब उपचार, निवारक और उपचारात्मक। तो इस तरह का, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी सोची जा सकती है। तो आप 5 मार्कर में 2023 में ऐसा करने का प्रयास करें। और कोई भी अगर इस बारे में दिक्कत आती है तो आप बताएं, जितना यथासंभव हमसे हो पाएगा वो हम सहायता करें। थैंक यू वेरी मच।